तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सामाजिक विज्ञान बुक से चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, विकास, जो कि इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है। इससे पहले हम लोग इतिहास के एक चैप्टर कर चुके हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसको अगर देखना होगा तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10 सामाजिक विज्ञान। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़े उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट कर लेंगे कि आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो हम कंटिन्यू बनाते रहें, तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलेंगे, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए अपने दोस्तों के साथ में तो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आपके शेयर करने से इस वीडियो का रीच बढ़ेगा और हमको काम करने का मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो हम मैथ्स पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, मेनली हम ये तीनों से पढ़ाते हैं। और चूंकि 10 क्लास के लेवल पे हम देख रहे हैं बहुत कम एसएसटी का डाला हुआ है हम लोग को झारखंड बोर्ड से संबंधित। ठीक है, इसलिए हम सोच रहे हैं क्यों ना इसको भी डाल दिया जाए, तो हो सकता है थोड़ा बहुत नॉलेज में 19-20 का फर्क नज़र आ जाएगा आपको, लेकिन जो भी चीज़ बताया जाएगा, ठीक है, उसको ध्यान से सुनिएगा, आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग पास दिया हुआ है, मानव विकास का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मानव का जो विकास है इसका क्या उद्देश्य है। इस जो वर्ड आया मानव विकास, इससे आप क्या समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग बताएंगे मानव विकास का उद्देश्य है कि जीवन की ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जो लोगों को अपनी प्रतिभा के अनुसार आर्थिक और सृजनात्मक जीवन जी सकने में सहायता कर सके। ठीक है, तो इसे ऐसा हम लोग परिस्थिति इको सिस्टम ऐसा डेवलप करेंगे कि जो भी व्यक्ति, जो टैलेंटेड व्यक्ति है, अपना प्रतिभा के अनुरूप अपना क्या कर पाए, आर्थिक और सृजनात्मक कार्य कर पाए, अपना जीवन जी पाए। तो ये हो गया मानव विकास। ठीक है, आई होप कि सारी चीजें समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग पास दिया हुआ है कि प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। आपको बताना है प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। तो लिखेंगे जब कुल राष्ट्र आय को कुल जनसंख्या से भाग करते हैं तो उस राशि को हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। नहीं समझ में आया तब समझिए, कुल राष्ट्रीय आय यानी राष्ट्रीय आय कितना है। सपोज करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, मान के चलिए राष्ट्रीय आय हम लोग का 100 रुपया है और कुल जनसंख्या कितना है, पूरा जनसंख्या 10 है। जब दोनों को भागा कर देंगे तो बच जाएगा 10, तो 10 हो गया हम लोग का प्रति व्यक्ति आय। यानी जितना भी आदमी इस देश में या इस राष्ट्र में रहता है उसको 10-10 रुपया मिलेगा। ठीक है, ऐसे करके हम लोग राष्ट्रीय आय निकाल सकते हैं। विश्व बैंक के अनुसार 2004 में भारतवर्ष में प्रति व्यक्ति आय क्या थी। तो अगर बात करेंगे विश्व बैंक के अनुसार जो 2004 का डाटा था, इसके अनुसार देखेंगे तो प्रति व्यक्ति आय $620 से कम था। ठीक है, भारत का, जो कि बहुत ही कम है, जो एवरेज होता है एवरेज से भी बहुत ज्यादा कम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार समृद्ध देशों की प्रति व्यक्ति आय कितना होता है। जो समृद्ध देश है उसमें प्रति व्यक्ति आय कितना होता है, 4,53,000 होता है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का उपयोग करता है। तो जो विश्व बैंक है साधारणतः विभिन्न देशों को वर्गीकरण करने के लिए प्रमुख रूप से आय का मापदंड का प्रयोग करता है। तो देखा जाता है आय किस प्रकार के, जिस प्रकार का आय है उसके आधार पर गरीब देश या फिर विकासशील देश या फिर विकसित देश के श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग पास में, हमारे देश में विकासात्मक लक्ष्य क्या होने चाहिए। तो हम लोग देश के विकासात्मक लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हम लोग क्या लिख पाएंगे, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना जो लोगों में अपनी प्रतिभा के अनुसार आर्थिक और सृजनात्मक जीवन जी सकने की क्षमता प्रदान करे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विकासात्मक का लक्ष्य बोल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंजाब और केरल में किस राज्य में पूरे वर्ष में प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो बताना है कि पंजाब है केरल है, तो इसमें सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय कहाँ पर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पंजाब की प्रति व्यक्ति आय अधिक थी, वहां प्रति व्यक्ति आय वर्ष का 26,000 है थी, जबकि केरल का 22,800 थी। ठीक है, तो ये हो गया पंजाब से अधिक केरल में क्यों अधिक विकसित मानक है मानते हैं, यानी कि पंजाब से हम लोग केरल को ज्यादा विकसित मानते हैं। ऐसा क्यों है, तो क्योंकि पंजाब से अधिक केरल में साक्षरता दर है, निवल हाजिरी अनुपात बेहतर है, इसके अतिरिक्त वहाँ प्रति व्यक्ति प्रति हजार के पीछे शिशु मृत्यु दर भी कम है। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि पैसे के मामले में, प्रति व्यक्ति मामले में, तो पंजाब तो आगे निकल जा रहा है, लेकिन और भी बाकी मानक होते हैं। ठीक है, जैसे कि साक्षरता दर हो गया, जैसे कि निवल हाजिरी अनुपात हो गया, या बोल सकते हैं शिशु मृत्यु दर हो गया, इस सब में जो है पंजाब पिछड़ जाता है और केरल आगे निकल जाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि केरल जो है एक विकसित राज्य के श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों की क्या आकांक्षाएं होती है। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों की आकांक्षाएं निम्नलिखित हो सकती है। पहला हम लोग देंगे, ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है ना, काम करने
के लिए अधिक दिन और बेहतर मजदूरी मिलना चाहिए। यही आकांक्षा होता है, यही चाहत होती है कि काम करने के लिए अधिक दिन काम मिले और जो भी काम करें उसमें बेहतर मजदूरी मिले। स्थानीय स्कूल में उनके बच्चे को उत्तम शिक्षा प्रदान करने योग्य मिलना चाहिए एनवायरमेंट, ठीक है। इसके अलावा कोई सामाजिक भेदभाव नहीं और गांव में वे भी एक नेता बन सकते हैं। तो ये सारी कुछ आकांक्षाएं होता है जो कि एक ग्रामीण मजदूर देखता है, ठीक है। ये भी हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के समृद्ध किसान की क्या आकांक्षाएं होती है। तो पंजाब के जो समृद्ध किसान है इसकी आकांक्षा थोड़ा चेंज होगा। किसान की उनकी उपज के लिए ज्यादा समर्थन मूल्य प्राप्ति होगा, मेहनती और सस्ते मजदूर उनको चाहिए होगा, बच्चों को विदेश में बसाना चाहेंगे, ठीक है। इस तरीके का पंजाब में जो किसान है, समृद्ध किसान है, समृद्ध मतलब होता है जो पैसे से परिपूर्ण है, ठीक है, धन संपदा से, वैसे व्यक्तियों को बोलते हैं हम लोग समृद्ध किसान। तो वे चाहेंगे उनके बेटा बेटी जो भी बच्चे हैं वो विदेश में पढ़े, मतलब मेहनती और सस्ता में काम करने वाला मजदूर मिल जाए ताकि उनका और ज्यादा लाभ हो जाए। तो ये कुछ आकांक्षाएं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखें। इंपॉर्टेंट आप कर लीजिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखें। इसका आंसर हम लोग देंगे कि देश के सभी उत्पादनों एवं सभी वस्तु और सेवाओं के मूल्यों के साथ यदि विदेशों से प्राप्त आय जोड़ दिया जाए तो वह राष्ट्रीय आय होती है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है कि उत्पादन और सभी वस्तु मतलब जो भी उत्पादन हुआ है, चाहे सभी वस्तु हो या सेवा हो, उसके मूल्य यानी उसका मौद्रिक जो मूल्य होता है, मूल्य के साथ में यदि विदेश से जो प्राप्त हुआ है आय उसको भी जोड़ दिया जाएगा तो ये राष्ट्रीय आय बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय के अतिरिक्त विकास को जानने के लिए कौन कौन से कारक या मापदंड होते हैं। तो आय के अतिरिक्त बोल सकते हैं अच्छा व्यवहार, समानता, स्वतंत्रता और सुरक्षा। ये सब कुछ और भी अदर मानक हैं जो कि हम लोग अतिरिक्त विकासशील या विकसित देशों में देखते हैं, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है कि बांधों का क्या लाभ है। बांध बनाने से क्या लाभ है। इनसे सिंचाई की सुविधा बढ़ती है, एक बड़ी मात्रा में बिजली उपलब्ध होती है और भी बहुत सारा होता है। इसको थोड़ा सा हम लोग लिख दिए हैं, ठीक है। और डिस्क्राइब करने के लिए बोलेगा, विस्तार से बताने के लिए बोलेगा, फिर इसके लिए अलग क्वेश्चन है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले समय में, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ लोग जो है बांधों का क्यों विरोध करते हैं। तो कुछ लोग जो है जब बांध बनने लगता है, डैम बनने लगता है तो विरोध करने लगते हैं। इसका क्या कारण है। क्योंकि उनका बेघर होने का डर बना रहता है और वो पानी में उनकी खेती योग्य जमीन डूब जाती है या डूबने का खतरा रहता है, ठीक है। तो अगर कहीं पे बांध बन रहा है तो उसके पीछे बहुत बड़ा क्षेत्र जो है पानी में डूब जाता है और जिनका वहाँ जमीन होगा वो तो चाहेंगे कि यहाँ बांध ना बने, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। आई होप कि जो भी चीज हम समझा रहे हैं आपके दिमाग में रजिस्टर हो रहा होगा और आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार का समझने में प्रॉब्लम होता है तो जरूर उस सब्जेक्ट या क्वेश्चन नंबर लिख के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ा प्रॉब्लम है, एक बार फिर से बता दीजिएगा। तो जब हम नेक्स्ट वीडियो शूट करेंगे तो उसमें इस क्वेश्चन को इंक्लूड करके फिर इसको अच्छे से क्लियर करके फिर आगे हम मूव ऑन करेंगे, ठीक है। आई होप कि सारी चीजें समझ रहे हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, अफ्रीका के अबिदाजान नामक शहर के निकट हर तरह के जहरीले अवशेष छोड़ देने का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इन जहरीले अवशेषों से निकलने वाले धुएं से लोगों को अनेक प्रकार की बीमारियां का शिकार बनना पड़ता है। कईयों का जी मितलाने लगता है और कुछ की चमड़ी पर दरार पड़ गई है और कई बेहोश हो गए हैं। तो ये सब कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो ये हम लोग दे देंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है और जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, विश्व बैंक के अनुसार कौन सा देश विकसित मानक माना गया है। तो कौन सा देश को हम लोग विकसित बोलेंगे। तो उन देशों को विकसित माना गया है जहां व्यक्ति की आय वर्ष भर में 10,066 रुपया डॉलर से अधिक हो, यानी रुपया में नहीं डॉलर में। 10,066 डॉलर से अधिक अगर प्रति व्यक्ति आय उस किसी देश का है तो उस देश को हम लोग क्या मानेंगे, विकसित देश मानेंगे, ठीक है। ये चीज है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर द्रव्यमान सूचकांक को कैसे माप सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, किसी व्यक्ति के कुल वजन को उसकी लंबाई के वर्ग से भाग देकर उसके शरीर का सूचकांक को निकाला जा सकता है, ठीक है। तो उसका लंबाई कितना है और उसके शरीर का वजन कितना है, इसको भाग दे देंगे तो हम लोग शरीर के द्रव्यमान का सूचकांक मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उपभोग का क्या अर्थ होता है। तो आवश्यकताओं के अप्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए किसी पदार्थ को उपयोगिता का प्रयोग करना उपभोग कहलाता है। ये हो गया सिंपल इसका डिफिनेशन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, बहुत कम क्वेश्चन बच गया, इसको जल्दी से हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। उत्पादन क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि आर्थिक क्रिया जिसके द्वारा किसी वस्तु और सेवाओं की उपयोगी तथा मूल्यवान बनाया जाता है उत्पादन कहलाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, किसी वस्तु को उसकी उपयोगी और मूल्यवान बना देंगे तो उत्पादन कहलाएगा, ठीक है। विभिन्न देशों के वर्गीकरण के लिए विश्व बैंक
किस मापदंड का प्रयोग करता है? तो प्रति व्यक्ति आय। तो विश्व बैंक जो है किसी भी देश को बांटने के लिए गरीब देश, विकासशील देश, विकसित देश ऐसा कैटेगराइज करने के लिए, बांटने के लिए वो प्रति व्यक्ति आय देखता है। ठीक है। धार्मिकता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हम लोग क्या दे सकते हैं? तो इसका आंसर हम लोग देंगे कि धार्मिकता का विषय विकास के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण परस्पर निर्भर है। पर्यावरण की अपेक्षा कर आर्थिक विकास भावी पीढ़ी के लिए धारणीय नहीं हो सकती है। तो ये सिंपल सा आंसर हो जाएगा। लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न होते हैं। एक कारक के साथ उदाहरण देना है। तो लोगों के लिए विकास के लक्षण भिन्न होते हैं। एक भूमिहीन मजदूर जो है, मजदूर के लिए विकास का लक्ष्य बेहतर मजदूरी, उनके बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा प्रदान करना। वहीं दूसरी ओर देखेंगे पंजाब के जो समृद्ध किसान हैं के लिए विकास का लक्ष्य होगा कि पारिवारिक आय और भी ज़्यादा बढ़ाना और बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए या तो देश या तो विदेश में पढ़ाना। तो ये दो लोगों का अलग अलग विकास का लक्ष्य हो सकता है। ये एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ गए। अगला क्वेश्चन हम लोग पास में है 23 नंबर में, पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों का सूची बनाएं जो आप अपने आसपास देखते हैं। तो पेड़ों की बोरेकेट कटाई है ना, अंधाधुंध कटाई करते हैं तो इससे पर्यावरण में गिरावट आता है। प्लास्टिक से बने वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, इससे पर्यावरण नुकसान पहुंचता है। शहरों की नदियों या नदियों को तालाब में बहा देते हैं और नदियों तालाबों को गंदा करते हैं। तो ये भी हम लोग को क्या है, पर्यावरण में गिरावट देखने को मिलता है। ठीक है। और कारखानों से निकलने वाला धुआं भी हवा में चला जाता है और बाद में वो शहर टाउन नजदीकी गाँव में फैल जाता है। तो ये भी क्या होगा, पर्यावरण में गिरावट के कुछ उदाहरण के हो गए। ठीक है। भारत के लोगों के द्वारा ऊर्जा के किन किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सिंपल आंसर होगा कि भारत के लोगों का। ठीक है। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, एक सेकेंड। हाँ, भारत के लोगों का ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। कच्चा तेल का प्रयोग करते हैं, प्राकृतिक गैस का प्रयोग करते हैं, परमाणु गैस का मतलब ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, पन बिजली का प्रयोग करते हैं, पवन ऊर्जा करते हैं और सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। हम लोग जो भी हम लोग को जरूरत है ऊर्जा का जरूरत उसको पूरा करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, विकास से आप क्या समझते हैं? इसका सही आंसर होगा, विकास से तात्पर्य है कि देश के निवासियों को स्वस्थ सेवाएं, शिक्षा, रोजगार, उत्तम सुविधा, सामाजिक बराबरी, सुरक्षा प्रदान की जाए। विकास को मापने के लिए औसत आय का भी प्रयोग किया जाता है। इस संदर्भ में यह समझना आवश्यक है कि अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विकास नहीं भी हो सकता है। और इसी के साथ में आज का जो सेशन था शॉर्ट क्वेश्चन का, ठीक है, जो कि 2 नंबर या 3 नंबर के लिए पूछा जा सकता है, ये हम लोग कंप्लीट कर लिए। आई होप कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके आप बता भी सकते हैं। ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बड़े नंबर के क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग करेंगे। आई होप ये पूरा सीरीज आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमको बता भी सकते हैं। ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।